हाय। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो हमारे उस टॉपिक का नाम है स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट का स्पेसिमेन। मतलब हम क्या पढ़ने वाले, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में पढ़ाई थी कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, उसका बेसिक क्या है और हम फाइनल अकाउंट बनाते क्यों है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाँ, फाइनल अकाउंट में जो हम बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट जो बनाते हैं वो हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास दो साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट। वैसे ही हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एक तरीके से वो हमारा फैक्ट्री अकाउंट होता है, कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम आइटम डालते हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। तो अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बस आपको थोड़ी देर मेरे साथ बने रहना है। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका 15 में से 14 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, 14 नहीं तो 13। पर देखो, स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड में, जैसा मैंने बताया था कि डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस की साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारा इनकम और गेन का रहता है। तो डेबिट साइड में हम जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं वो कौन से बेसिस पे लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के बेसिक पे लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला आइटम है उसका नाम क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक। ये बात हमेशा याद रखना कि हम जब भी डेबिट क्रेडिट या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का मतलब ही होता है कि वहाँ डेबिट और क्रेडिट रहेगा, और जहाँ डेबिट क्रेडिट है, अगर हम जो भी आइटम डेबिट में लिखेंगे वहाँ टू से लिखते हैं, और जो आइटम क्रेडिट में लिखते हैं वहाँ बाय से लिखते हैं। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो मतलब इसको याद रखना है, कभी भी एग्ज़ाम में ये भूलना नहीं है, टू और बाय। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बट याद रखना, ओके। हमारे पास अभी सबसे पहला टॉपिक क्या आया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से क्या समझ में आता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारा ये होता है कि समझो हमारे पास जो पिछले साल का स्टॉक रहता है, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, जो भी स्टॉक हमारे पास पड़े है। समझ लो मैंने बुक्स में बनाती हूँ, मेरी बुक्स बनाने की फैक्ट्री है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने बुक्स का प्रोडक्शन किया, मेरे पास बुक्स का प्रोडक्शन हुआ 1000 और 800 बुक्स मेरी बिक गई। तो जो 200 बुक बची है पिछले साल की, तो वो पिछले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कि वो बुक बची है क्लोज करने के टाइम पे। तो अब वो 200 बुक इस साल, ये जो नया हमारा करंट ईयर रहेगा, यहाँ हम लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर, कौन सा, आप किसी की भी बुक में बना रहे हो, नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में कि किसकी बुक का है, तो वहाँ नाम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल के लिए हम बना रहे हैं। क्योंकि हम फाइनल अकाउंट बनाते क्यों है, क्योंकि हमें क्या करवाना रहता है, हमारा चेक करवाना रहता है, टैक्स हमें पे करना रहता है। तो फाइनल अकाउंट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते कि हमारी इनकम क्या हुई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स पे करती है, जीएसटी। सो अब हम लोग ने अगर समझ लो 2018 के लिए बना रहे हैं, या समझो 2020 के लिए बना रहे हैं जो करंट चल रहा है, तो हम पिछले साल का 2019 का जो हमारे पास बचा रहेगा स्टॉक, वो स्टॉक 200 या 2000, वो स्टॉक को हम इस टाइम पे लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम वहाँ यहाँ लिख देंगे 200, ओके। फिर उसके बाद अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टू परचेसेस। अब परचेसेस क्या होता है, परचेसेस मतलब जो हमने परचेस किया है, परचेस मतलब खरीदना। अब यहाँ क्या होता है, फैक्ट्री में ना जब भी परचेसेस आया उसकी एंट्री हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहेगी और वो भी डेबिट रहेगी। अब मैं रॉ मटेरियल परचेस करूँगी, क्यों, वो तो फैक्ट्री में ही लगेगा ना, कि हाँ मुझे कुछ बनाना है, प्रोडक्शन करना है, तो मुझे जब रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा तो वो रॉ मटेरियल मैं जितना भी लूँगी वो परचेस में यहाँ लिखूँगी। ये दो कॉलम यहाँ बना रहे हैं हम, एक इनर और एक आउटर। इनर में हम एडजस्टमेंट करने के लिए रखते हैं, मैं आगे चल के बताऊँगी कि वो किस तरीके से होता है, बट अभी के लिए याद रखना दो कॉलम बनाते हैं। मोस्टली हमें दो कॉलम लगते ही लगता है, क्योंकि हमारे पास फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है एडजस्टमेंट, ओके। तो अब हमारा समझो परचेस कितने अमाउंट का है, 1000 का है। बाद में क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि हाँ मटेरियल हमारे पास ज़्यादा है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगी कि मैं 200 रुपये क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी, या 200 रुपये का जो भी सामान रहेगा वो रिटर्न कर दूँगी। तो जब मैं 200 रुपये का सामान रिटर्न करूँगी, पहले 1000 का ली थी, अब मैंने 200 का माइनस कर दी। तो जब मैं 200 का माइनस करूँगी तो जो बचा हुआ मेरा एक्चुअल परचेस रहेगा वो रहेगा 800 का, ओके। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, टू कैरेज फ्रेट। अब टू कैरेज फ्रेट से क्या समझ में आता है कि ये
फ्रेट चार्जेस रहते हैं, कैरेज चार्जेस। मतलब क्या होता है कि हम जब फैक्ट्री में गुड्स लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ लेकर आने के कुछ चार्जेस लगेंगे, रास्ते में हमें कुछ भाड़ा देना पड़ता है या जो भी तरीके का, उठाने का, गुड्स को लोड करने का, ये चार्जेस होते हैं एक तरीके के। तो ये चार्जेस जो लग गया, ये भी क्या एक्सपेंसेस कहाँ हुआ है, फैक्ट्री में हुआ है, तो वो भी कहाँ आएगा, डेबिट है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और उसका अमाउंट हम लिख देंगे। टू कार्टेज, ये भी हमारे चार्जेस हो गए उसी तरीके के, तो यहाँ भी जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो हम डेबिट में लिख देंगे। अब क्या आ गया, टू ऑक्ट्रॉय कस्टम ड्यूटी। हमने अभी तक नाम सुना है कस्टम ड्यूटी क्या होती है, लाइक कि अगर हम लोग नाके पे, टोल नाका, सबने सुना है कि वहाँ हमें पे करना पड़ता है अमाउंट, कि अगर हम गुड्स लेकर आ रहे हैं, हमारे पास ट्रक में गुड्स भरा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वहाँ इंस्पेक्टर रहता है या जो भी कस्टम ड्यूटी ऑफिसर रहता है, उसे हमें वो अमाउंट पे करना रहता है, वो चार्जेस एक रहते हैं। तो जेन्युइन चार्जेस वहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी से क्या समझ में आता है कि ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल हम लेकर आ रहे हैं। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारी फैक्ट्री में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ एक इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। पर अगर हम फैक्ट्री में लेकर आ रहे हैं तो लेकर आने पे यहाँ वैसे बहुत कन्फ्यूज़न होती है बहुत लोग को कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है। इंपोर्ट ड्यूटी को कभी कभी वो पीएनएल में लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक्सपोर्ट को कभी कभी यहाँ। बट कन्फ्यूज़न नहीं होने की वजह से मैं इतना क्लैरिफाई करके आपको अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ टाइम लगेगा, बट टाइम लगने से ये नहीं कि आपको समझेगा नहीं। आप ध्यान दो, आपको अगर समझ जाएगा तो ये हमेशा आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा दिमाग में कि हाँ ये कहाँ जाएगा। तो अब हम देख लेंगे इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो गया कि लाने के चार्जेस। अब यहाँ फैक्ट्री में आ रहा है तो यहाँ जो चार्जेस लगेंगे वो हमारा कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट में। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, टू वेजेस। टू वेजेस से क्या समझ में आ रहा है, टू वेजेस मतलब ये हम वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं, और वर्कर्स को जो हम वेजेस देते हैं तो ये हमें क्या करना पड़ेगा। अब वर्कर्स कहाँ है, फैक्ट्री में है, जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये वेजेस हम किसको देंगे, वर्कर्स को दे रहे हैं, तो ये भी हमारा एक तरीके से एक्सपेंसेस है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ओके, फिर हमारे पास अब क्या आ गया, टू फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री रेंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं या जो फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में हाँ ज़रूरी नहीं है फैक्ट्री खुद की हो जो प्रोडक्शन कर रहा है। हम एक एंटरप्रेनर है या हम एक बिजनेसमैन है, हमने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमने फैक्ट्री को रेंट से भी लेते हैं बहुत लोग। तो वहाँ जब फैक्ट्री रेंट से ली गई है तो वहाँ के चार्जेस जो भरने पड़ेंगे वो भी हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो भी डेबिट में आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, की फैक्ट्री में और भी एक्सपेंसेस होंगे। अब आप पूछोगे एक्सपेंसेस कौन से, आप खुद से सोचो, क्लीनिंग का हो गया या मेंटेनेंस का हो गया, कुछ ना कुछ तरीके के एक्सपेंसेस हो गए ही होंगे। तो वो भी जो एक्सपेंसेस हो गए वो भी, अगर कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ गए तो हमें याद से क्या करना है, उसको हमें डेबिट में लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट की। ओके, अब उसके बाद आ गया टू मोटिव पावर, फ्यूल, गैस, कोल। अब यहाँ क्या हो गया, मोटिव पावर से क्या समझ में आ रहा है कि जब फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो फैक्ट्री में ना हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन लगती है। फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, मशीन जब यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारे गैस, कोल चार्जेस, कोयला या जो भी हमें कुछ करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं, फ्यूल चार्जेस, ये सब पे करना पड़ता है, पावर चार्जेस, तो वो भी क्या हो गया, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए। और वो सारे एक्सपेंसेस हमारे कहाँ आ जाएंगे, वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, डेबिट में। अब हमारे पास क्या आ गया, टू फैक्ट्री लाइटिंग। टू फैक्ट्री लाइटिंग से क्या समझ में आ रहा है कि ये फैक्ट्री में जो भी लाइटिंग करेंगे वो भी तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, लाइटिंग एंड हीटिंग। अब क्या आ गया, टू रॉयल्टीज़। अब रॉयल्टीज़ से क्या समझ में आता है, ये हमारा कैसा रहता है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने का रहता है कि तो कुछ लोग जिसने सबसे पहले बनाया रहता है उनके पास उसकी रॉयल्टी रहती है कि उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। बट वो क्या करते हैं, बेचते हैं कि हाँ अगर आपको ये प्रोडक्शन करना है, मेरे तरीके से करना है, या मैंने जैसा प्रोड्यूस किया था उस तरीक़ों को यूज़ करना है, तो वहाँ हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो जब हम वो रॉयल्टी पे करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, अब हम क्रेडिट साइड आते हैं। क्रेडिट साइड में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, बाय सेल्स।
बाय सेल से क्या समझ में आता है कि अब जो हमने सेल किया है, यहाँ तो हमने परचेज़ किया था, राइट। जब हमने परचेज़ किया था तो हमारे पास एक्सपेंसेस हुए थे तो हमने डेबिट में लिखा था, बट यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। और जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गई, इनकम हो गई। और जहाँ हमारे पास इनकम हुई तो वो हम कहाँ लिख देंगे, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ओके, अब उसी तरीके से जैसे परचेस रिटर्न हुआ था वैसे ही सेल्स भी रिटर्न हो जाता है। जब हमें कुछ अभी परचेस सेल करके मुझे समझो 2000 रुपये मैंने अर्न किया, समझो अगर मैंने 2000 अर्न किया और उसके बाद क्या हुआ, कुछ कस्टमर ने आकर बोले कि मुझे आपका गुड्स नहीं चाहिए, कोई भी रीज़न की वजह से, उनके पास पहले से था या जो भी, तब उन्होंने 200 रुपये का अमाउंट मुझे मतलब गुड्स वापस कर दिया। तो जब अब उन्होंने 200 रुपये का गुड्स वापस किया तो मैं 200 वापस दे दूँगी उन्हें। तो तब एक्चुअल मेरा 200 में से मैं क्या 2000 में से 200 माइनस करूँगी और जो एक्चुअल मेरे पास सेल का अमाउंट आएगा वो 1800 आएगा। तो ये मेरा एक्चुअल सेल रहेगा। ओके डन। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्या है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल से क्या समझ में आता है कि जो गुड्स है हमने क्या किया है, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब फ्री सैंपल में कभी आपने लिया है क्या, फ्री सैंपल में गुड्स मतलब कैसा होता है कि जो फैक्ट्री जो भी कंपनी रहती है जब वो गुड्स का प्रोडक्शन करती है तो पहले गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ना उन्हें क्या करना पड़ता है कि गुड्स को ना वो कुछ गुड्स को फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जब उसको ऐसा फ्री सैंपल वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो हमारा क्या हो जा रहा है कि हमने क्या किया, एक यहाँ ये कंसेप्ट है कि अगर गुड्स कभी भी जाएगा, यहाँ लॉस हो उसका कंसेप्ट नहीं आ रहा है, यहाँ बस एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि गुड्स हमारा किसी भी तरीके से जाए, या तो चोरी होने से जाए या लॉस होने से जाए या जल जाए, गुड्स को फ्री में दिया जाए, दान किया जाए, कुछ भी किया जाए, बट अगर गुड्स आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे डेबिट में। बट अगर गुड्स जा रहा है किसी भी तरीके से तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट में। इतना क्लियर? ओके तो यहाँ हमें बस ये टॉपिक याद रखना है कि अब गुड्स जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमारे पास गुड्स आया नहीं, हमने किसी को दिया, हमारे पास से गया, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो क्रेडिट में हो जाएगा। तो उसका अमाउंट हम क्रेडिट में लिख देंगे। ओके फिर उसके बाद हमने क्या किया है, बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ क्या हुआ, गुड्स विड्रॉ हुआ है। विड्रॉ मतलब लिया गया है एक तरीके से। अब वो लिया किसने है, वो प्रोप्राइटर ने लिया है। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, जो भी है, मालिक, मॉडल। तो यहाँ क्या हो गया, जब उसने गुड्स लिया है तो हम क्या करेंगे, अब वहाँ हम क्या कर देंगे, वो पर्सनल यूज़ के लिए उसने लिया है, यहाँ से भी गुड्स गया हमारे पास से, ये भी क्रेडिट होएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट। मतलब यहाँ गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हुआ है। डिस्ट्रॉय मतलब एक तरीके से ख़राब हो गया है हमारा, उसका विनाश, डिस्ट्रॉय का हिंदी में मतलब है, मतलब वो गया है। तो अब किस तरीके से गया है, फायर जल गया है, लॉस बाय थेफ्ट चोरी हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके और यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो मैंने बताया था कि एंड में अगर समझ लो हमने जो भी इंपोर्ट किया, परचेज़ किया और बाद में हमने जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया, अब गुड्स का प्रोडक्शन 20,000 गुड्स हुए हैं, उसमें से 18,000 सेल हो गए लेकिन 2,000 गुड्स बच गए। तो जो 2,000 गुड्स बचते हैं उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। ओके जी हाँ, तो यहाँ हम क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ आया, हाँ यहाँ एक पॉइंट था हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने नहीं बताया था, राइट। और हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है बाय ग्रॉस लॉस। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो हमने यहाँ परचेज़ जो भी किया है, ये सारे अमाउंट को ऐड करने के बाद परचेज़ हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 के, और यहाँ हमारी जो इनकम हुई है उसका टोटल हमारा आया 6,000 का। तो हम क्या बोलेंगे, हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तब हम बोलेंगे हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। तो 6,000 यहाँ ज़्यादा है और यहाँ क्या है 5,000, एक्सपेंसेस कम है। तो ये जो 1,000 हमारे पास आएगा एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो 1,000 हमारा क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। और उसी का वाइस वर्सा क्या हो गया कि यहाँ हो गया, अगर समझ लो 6,000 के एक्सपेंसेस
और यहाँ आ गया 5,000 की इनकम, मतलब एक्सपेंसेस 6,000 का हो गया और इनकम 5,000 की है, मतलब 1,000 हमने ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया, वो हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ वो लॉस का 1,000 आएगा। जब हम सम्स करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज अभी के लिए बस इतना ही। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा दूसरा प्रोफोमा क्या चीज़ का है? स्पेसिमेन। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस से समझ में आ रहा है, यहाँ जो भी लॉस होएगा वो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में, और जो भी हमारी इनकम होएगी या गेन होएगा ऑफिस में वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, इसको भी नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 दिया हुआ है, वो हम कुछ भी लिख सकते हैं जिस साल का है। अभी हम क्या बनाएंगे? 2020 का बनाएंगे, राइट। तो हम आते हैं, हमारे पास डेबिट में कौन कौन सा है अभी आइटम्स दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा दिया गया है टू ग्रॉस लॉस। अब क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ अमाउंट आता है, अगर ये ग्रॉस लॉस हुआ है तो ये हमारा रिवर्स होकर इस साइड आएगा। डायरेक्ट वो किस साइड आएगा? राइट वाला लेफ़्ट साइड आता है और लेफ़्ट वाला राइट साइड आता है, अपोजिट साइड जाता है। कि ग्रॉस लॉस को हम कैरी डाउन करेंगे, यहाँ ब्रॉड डाउन होएगा, और अगर हमें प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कर देंगे। ओके, इस तरीके से एंट्री करते हैं। सम्स करते करते समझ में आएगा, अभी के लिए उसका टेंशन मत लो, आगे देखते। अब ऑफिस सैलरी से क्या समझ में आ रहा है कि हमने ऑफिस में वर्कर्स, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं काम करते हैं, उनको सैलरी पे किया, वो एक्सपेंसेस हुआ। ऑफिस का रेंट पे किया, वो एक्सपेंसेस हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंट करने का जो भी खर्चा लगा वो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, वो भी डेबिट हुआ। पोस्टेज एंड टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीफोन से क्या समझ में आ रहा है कि टेलीफोन का या पोस्टेज के जो भी चार्जेस लगे हैं वो भी तो ऑफिस में ही हुआ है ना। अब मैं ये सारे आइटम्स जो ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, इन सबको तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, राइट। ये सारे तो ऑफिस से रिलेटेड है, तो इन्हें हम कहाँ लिखेंगे? इन्हें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब यहाँ क्या हुआ? ऑडिट फीस, ऑडिटर तो फैक्ट्री में नहीं रहता है ना, वो तो ऑफिस में रहेगा, तो ऑडिट फीस भी हमने जो पे की है। कभी भी ये सारे आइटम्स कहाँ मिलेंगे हमें? इतने सारे नहीं रहते हैं, आइटम्स कम रहते हैं। एक जैसे P&L के लिए 7 रहेगा, लेकिन कौन सा 7 रहेगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें सब पढ़ना पड़ता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि अब अगर समझो वहाँ मिक्स दिया रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम दिए रहेंगे। मैं आपको ट्रायल बैलेंस का भी प्रोफोमा इसके बाद हम सम्स करेंगे तो आपको खुद से समझेगा। अभी बस ये याद रखना कि कहीं भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आया तो समझ जाना कि उसकी एंट्री हमें P&L में करनी है, वो भी कौन से साइड में? डेबिट साइड में। वेरी गुड। और वो भी क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। अगर हमें ये ऑफिस रेंट रिसीव हुआ रहता है या कुछ भी मिला रहता, जहाँ भी रिसीव का आया ना, मतलब हमें इनकम हुई है। हम खुद को फैक्ट्री समझना और इस तरीके से सॉल्व करना है। तो जहाँ रिसीव लिखा है मतलब हमें इनकम हुई है, और वहाँ हम कहाँ एंट्री करेंगे? वहाँ हम एंट्री करेंगे क्रेडिट में। ओके, तो अभी हम आ गए ऑडिट फीस, ऑडिटर को दिए वो एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने किसको? ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी पे की है, तो जहाँ हमने ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी पे की है वो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ, राइट, वो भी डेबिट। कमीशन पे किया है, वो भी एक्सपेंसेस, डेबिट। डिस्काउंट अलाउ किया है, किसी को डिस्काउंट दिया है हमने, जब हमने डिस्काउंट दिया तो वहाँ भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ ना, राइट ना, तो वो भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैरेज आउटवर्ड, जैसा मैंने बताया था ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे कि हाँ ये आउटवर्ड है, मतलब इनवर्ड फैक्ट्री में लेकर आते टाइम पे था, अब फैक्ट्री से माल बन चुका है, अब वो कहाँ जा रहा है? ऑफिस में जा रहा है, तो ऑफिस में जाते टाइम पे उसको हम आउटवर्ड बोलेंगे, और जब वो ऑफिस में आ जाता है तो वो जो भी चार्जेस रहेगा वो ऑफिस वालों को पे करना पड़ता है, तो वो हो गया कैरेज आउटवर्ड, और वो यहाँ डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट के करने के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जो आपको टिक लगे हुए दिख रहे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जो थोड़ा सा मार्क किया गया है, ये ज़्यादा आता रहता है एग्ज़ाम में। तो अब हमने क्या देखा कि एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या हो गया कि हमने एडवर्टाइज़ किया है कि हाँ हमारा सामान लो, उस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है, वो भी हमारा क्या होएगा? डेबिट होएगा। यहाँ है 2RDD अकाउंट,
ये हो गया बैड डेब्ट्स का एक अकाउंट हो गया। यहाँ पूरे बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल दी गई है। ये बात याद रखना, ये सबसे मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मेरे हिसाब से बहुत इजी है, बट बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। बट मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक बहुत इजी है कि आरडीडी क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, न्यू बैड डेब्ट्स क्या है, ओल्ड बैड डेब्ट्स क्या है, ओल्ड आरडीडी क्या है। इन सब चीज़ों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, वो वहाँ भी था और ये यहाँ भी है। तो ये जो टॉपिक है ना, सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिव है। बट डोंट वरी, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात याद रखना, यहाँ तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग करते, बट नो इश्यू। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो इस पे ध्यान मत दो, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ कैसे करते हैं और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूँगी। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ जो भी बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स मतलब बुरे डेटर्स, हमारा एक तरीके से लॉस हुआ है, तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो डेबिट में आ जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। अब ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस मतलब जो ट्रैवलिंग के चार्जेस पे करने पड़े हैं। मतलब अभी क्या हुआ, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रैवलिंग चार्जेस देना पड़ा कंपनी को, तो वहाँ भी क्या हो गया, कंपनी को एक्सपेंसेस करना पड़ा, तो वो भी कहाँ आ जाएगा, हमारा डेबिट में आ जाएगा। बैंक चार्जेस पे किया गया है या इंटरेस्ट पे किया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू, तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट होएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज जो है, डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू कम होना। अब असेट्स की वैल्यू कम तो नहीं होती हम बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है, असेट्स को यूज़ करते करते उन असेट्स की वैल्यू कम हो जाती। कैसे, अब तुम्हारे घर में टीवी है, तुम्हारे घर में फ्रिज होगा या जो भी है, कुछ ना कुछ असेट्स हो गए ना, बेड, सोफ़ा। तो अब क्या होता है, जब हम लेकर तो हम आते हैं उसको 10,000 में, 20,000 में, लेकिन जब हम उसको 1 साल या 2 साल यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें बढ़कर नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू कम होएगी। और कोई लेगा, उसको लेगा 5,000 में, 6,000 में, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ जो 4,000 कम हुआ है, वो 4,000 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ओके, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस आ गया, मतलब वो डेबिट होगा पीएनएल में। अब ये लॉस क्या होता है कि जल जाता है कुछ भी चीज़ें ऑफिस में, या चोरी हो जाती है, तो वो सारी क्या हो जाएगी, ऑफिस के पीएनएल में डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई भी असेट्स को सेल किया गया है ऑफिस की और वहाँ क्या हो गया है, लॉस हो गया, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में। जैसा वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट था, ये हमारा नेट प्रॉफिट होएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही, ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि वहाँ अभी तक टोटल पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ है, वो ग्रॉस है। नेट यहाँ मिलता है, जैसे हमें ग्रॉस सैलरी हमने पढ़ा होगा कि वो ग्रॉस सैलरी है, कि एक्चुअल में वो नहीं आती है, जो हमें मिलती है वो नेट सैलरी मिलती है। तो नेट मतलब एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहला बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने बताया था कि ये इस साइड से इस साइड क्या होता है, इस साइड से हमारा ट्रांसफ़र होता है। कि अगर समझ लो हमें ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड हुआ है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सम्स करते करते समझ में आएगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या हुआ है कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और उन्हें इंटरेस्ट मिला है, और जब हमें इंटरेस्ट मिला है तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, राइट, इनकम हुई ना, तो वो हो जाएगा क्रेडिट साइड। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, कमीशन रिसीव। देखो मैंने बताया था रिसीव हुआ है, तो हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, डिस्काउंट। अब यहाँ क्या किया हमने, डिस्काउंट रिसीव किया है। अब डिस्काउंट जब हमने रिसीव किया है तो वो भी हमारा क्या हो गया, वो भी हमारी एक तरीके से इनकम हुई, राइट, कंपनी को डिस्काउंट मिला है। अब कंपनी को डिस्काउंट कैसे मिलेगा कि कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज़ किए है, कुछ भी परचेज़ या सेल कर रही है, वहाँ कंपनी को परचेज़ करते टाइम पे डिस्काउंट दिया गया है, होल सेलर ने डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी को भी डिस्काउंट मिलता है, कंपनी को भी कमीशन मिलता है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए इनकम होएगी, और वो कहाँ एंट्री करेंगे, हम क्रेडिट में करेंगे, किसके, पीएनएल के क्रेडिट में। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिविडेंड ऑन डिविडेंड ऑन शेयर्स से क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी के शेयर्स है, या कंपनी ने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और कंपनी को वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है। अब आप बोलोगे शेयर्स क्या है, डिविडेंड क्या होता है,
तो मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाई है, ये एक लार्ज टॉपिक है, तो आप वहाँ देख सकते हो, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब क्या आते हैं हम बाय आरडीडी। मैंने बताया था ये आरडीडी का तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, और मेरा 15 में से 15 मार्क्स हर बार आता था बैलेंस शीट में, और मेरी बैलेंस शीट टैली होती थी, सम टाइम नहीं होती थी बट मोस्टली टैली होती थी। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की। ओके, मेरे मास्टर्स लेवल में भी था ये, जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो आपको उसका इशू नहीं है कि ये करना क्या है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसका आप टेंशन मत लेना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, और ये हमारा लास्ट परफॉर्मा है। ये हमारा परफॉर्मा क्या चीज़ का है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मतलब एक्चुअल में हमें यही बनाना रहता है, हमें बैलेंस शीट को टैली करना रहता है, बट बैलेंस शीट को टैली करने के लिए हमें पहले हमारा नेट प्रॉफिट निकालना रहता है, और वो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो निकलता है हमारा पीएनएल से, बट पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट रहना चाहिए ना। तो ऐसा होता है कि पहले हमें ट्रेडिंग बनाना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग, सेकेंड स्टेप पीएनएल, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि हमें मिल जाता है नेट प्रॉफिट। ओके, तो जब नेट प्रॉफिट मिलता है तो हम स्टार्ट करते हैं कि अब बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ क्या हो जाएगा? कंपनी के पास जो भी कैपिटल होगा, अब कैपिटल कौन लाता है? कंपनी के ओनर। पार्टनर है तो 2 पार्टनर मिल के लाएंगे, एक अकेला इंसान है तो उसका रहेगा, और यहाँ अमाउंट हम लिखेंगे। उसमें क्या ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट, की कंपनी को अभी क्या प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो कैपिटल था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो वो भी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अमाउंट आता है, वो हम आउटर में भी लिख सकते हैं, इनर में भी लिख सकते हैं। अब इनर में लिखे तो वहाँ भी हमारे पास ड्राइंग्स माइनस करनी पड़ती है। अब ड्राइंग्स क्या होती है? जो प्रॉपराइटर है, जैसे समझ लो मेरे पास कैपिटल था 1 लाख का, मैं प्रॉपराइटर हूँ और मैंने कुछ खर्चा कर दिया। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए मैंने कुछ खर्चा कर दिया 2000 का। अब जब मैं 2000 माइनस कर तो मेरा खर्चा हुआ ना, तो एक्चुअल में कैपिटल कितना मैंने लाया? 98,000, क्योंकि 2000 खर्चा कर दिया। अब जो पर्सनल यूज़ किया उस पर तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना मेरे को, कि वो तो कंपनी का था, तो वो जो इंटरेस्ट पे करूँगी वो भी माइनस होएगा, या अगर लॉस हुआ तो वो भी माइनस कर देगी। ओके, अब बैंक लोन की कंपनी ने जो लोन लिए, यहाँ हमारा लायबिलिटी साइड है, तो हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज़ है वो लिख रहे हैं कि ये तो पे करनी पड़ेगी कंपनी को ही, राइट, कि कंपनी के को कैपिटल पे करना पड़ेगा, राइट, कि कितना लाया था एंटरप्रेनर ने, मतलब ओनर ने। अब वो तो कंपनी का नहीं है ना, वो तो उसका है जिसने बिजनेस में डाला है, तो वो अमाउंट भी कंपनी को पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास असेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए? ये दोनों सेम होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। उसको हम टैली बोलते हैं कि यहाँ 5000 तो यहाँ भी 5000 रहना चाहिए, यहाँ 4900 नहीं चलेगा। ओके, तो क्या हो गया? बैंक लोन मतलब हमने कहाँ से कितना लोन लिया है वो लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से कितना ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब वो दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, इसकी वीडियो अलग मिलेगी। अभी देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ क्या हो गया कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अब क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने उधारी लिया है, वो हम लिख देंगे यहाँ, कि समझ लो कंपनी ने किसी से 2000 लिया है तो वो कंपनी के क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। तो कंपनी को उनको पे करना है वो 2000 बाद में, इन फ्यूचर जब भी पे करना है, तो वो भी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। बिल्स पेबल है, तो यहाँ क्या करना है? बिल को पे करना है। अब जब बिल को पे करना रहेगा, ये भी कंपनी के लिए क्या है? एक तरीके की लायबिलिटी है, तो वो भी क्या लिख देंगे हम? लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो जब हमारा देना बाकी है एक्सपेंसेस, तो वो भी कंपनी के लिए क्या हो गया? वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया। साथ में हमारे पास आता है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम से क्या समझ में आता है? कि एक ऐसी इनकम है जो हमने पहले से लेकर रखी है। अब जो पहले से लेके रखी है तो वो हमें उसके ऊपर काम करना बाकी है, कि इनकम तो पहले मिल गई है। जैसे समझ लो सैलरी हमें अगर टाइम से पहले मिल जाए, 1 महीने की एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो 1 महीना तो हमें काम करना है ना, वो हमारे लिए कर्जा है कि मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा सैलरी लेके रखा है। तो उस तरीके से अब हमारे पास आता है असेट साइड। असेट साइड में क्या है? कैश इन हैंड, कि कंपनी के पास कितने खुद के हाथ में पैसे हैं। हाथ में मतलब 2000, 3000 या 1 लाख कितना कैश है। उसके बाद कैश एट बैंक, बैंक में कितना अमाउंट है, वो भी कंपनी के लिए असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, ये पैसा मिलने वाला है। बिल क्या मिलने? रिसीवेबल मतलब ये अमाउंट मिलेगा कंपनी को। अब बिल्स रिसीवेबल, कंपनी को ही कहीं से जो बिल बनाया था वहाँ से कंपनी को मिलेगा ये अमाउंट।
ओके, यहाँ आ गया सन्ड्री डेटर्स कि कंपनी ने किसी को पैसा दी थी, अब वो कंपनी को क्या करेगी, कुछ टाइम के बाद वापस करेगी, तो कंपनी को यहाँ से पैसा मिलेगा, तो ये भी कंपनी के लिए क्या है, असेट्स है। गुडविल, गुडविल कंपनी के पास गुडविल नाम का भी एक असेट्स होता है। गुडविल मतलब कंपनी का कितना नाम है, कंपनी का कितना वैल्यू है मार्केट में, तो उसका भी क्या होता है, एक अमाउंट होता है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। फर्नीचर, कंपनी के फर्नीचर की कितनी वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कंपनी ने कितने सारे एक्सपेंसेस पहले से पे करके रखे, वो भी कंपनी के लिए क्या रहेगी, असेट्स रहेगी। आउटस्टैंडिंग इनकम, वो इनकम जो आनी बाकी है, पर वो तो इनकम है ना, क्योंकि मिलेगी। और इस तरीके से जो कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक, अब आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में भी था, हाँ था, मैं आके आपको बताऊंगी यहाँ 2 जगह कैसे आया। इसकी एंट्री होती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे सम्स में तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास हो गया कि हाँ ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, फाइनल अकाउंट में क्या आता है, एक तरीके मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो समझ में आया है और सारी एंट्री समझ में आई हो या कुछ भी डाउट अगर हो तो आप क्या करो, मुझे कमेंट करो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू।